सियासत के गलियारों से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल पैदा कर दी। खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा की सत्ता की कमान सौंपकर राज्यसभा के रास्ते दिल्ली की राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 8 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक नीतीश सरकार की आखिरी बैठक हो सकती है। 9 अप्रैल को दिल्ली रवानगी, 10 को राज्यसभा की शपथ और 11 अप्रैल को पटना वापसी के साथ ही बिहार में मिशन नई सरकार पर मुहर लग सकती है। खबर यह भी है कि 11 और 12 अप्रैल को एनडीए के सभी विधायकों को पटना में ही रहने को कहा गया है। खबर यह भी है कि 12 या 13 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार की गद्दी का वारिस कौन होगा, किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज और कौन बनेगा बिहार का नया सम्राट। क्या बीजेपी से कोई नया चेहरा सामने आएगा? क्या लव कुश समीकरण से कोई सीएम बनेगा या ईबीसी या फिर कोई महिला मुख्यमंत्री बिहार को मिल सकती है? आज सवाल बहुत सारे हैं और लंबा चौड़ा एक्सपर्ट का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। एक ओर सीएम नीतीश कुमार की दिल्ली जाने की तैयारी तो दूसरी ओर बिहार में एनडीए की नई सरकार बनाने की कवायद। ये कहानी शुरू होती है आज से करीब 1 महीने से कुछ 2-4 दिन पहले। तारीख थी 5 मार्च 2026। नीतीश कुमार ने जैसे ही राज्यसभा के लिए नामांकन किया तो इसी के साथ ये साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए केंद्र की राजनीति में जाएंगे। फिर तारीख आई 16 मार्च 2026। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके बाद 30 मार्च 2026 जब नीतीश कुमार ने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। और अब आने वाली है वो तारीख यानी 10 अप्रैल 2026 जब नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेंगे। इसी के साथ बिहार से नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की सियासी हलचल का एक चक्र पूरा हो जाएगा। साथ ही बिहार में एनडीए की नई सरकार को लेकर कवायद तेज हो जाएगी। कमी तो बहुत खलेगी नीतीश जी की, क्योंकि नीतीश जी रहते थे तो एक छतरी के रूप में सब लोग राहत महसूस करता था। पॉलिटिकल कोई बात हो तब भी, जनता का कोई सवाल हो तब भी। सूत्र बता रहे हैं कि 11 अप्रैल को एनडीए के सभी विधायकों को पटना में ही रहने का निर्देश दिया गया है। कहा जा रहा है कि 12 या 13 अप्रैल को नीतीश कुमार बड़ी बैठक बुला सकते हैं और इसी बैठक में सीएम पद छोड़ने की जानकारी भी दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इसी के साथ नई सरकार गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उसके पहले 8 अप्रैल यानी बुधवार को नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसे संभवतः नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक भी माना जा रहा है। अम्ब्रेला चाहे धूप हो बरसात हो, हर मौसम में लोगों को रक्षा करता है। उसी तरह जो है समय समय पर ये सभी लोगों को, बिहार के तमाम लोगों के लिए हित में काम किया। नीतीश कुमार राज्यसभा के जरिए एक बार फिर केंद्र की राजनीति में वापसी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में बिहार आगे चलेगा। वो एनडीए के सुप्रीम लीडर हैं। अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा या जेडीयू से, ओबीसी से होगा या ईबीसी से, दलित होगा या कोई महिला होगी, इन सवालों के जवाब इसी महीने मिल जाएंगे। फिलहाल हलचल तेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि कौन बनेगा बिहार का नया सम्राट? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या नीतीश की जाति से कोई नया सीएम बनेगा? क्या ईबीसी का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है? क्या कोई महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? चूंकि आज विषय बहुत बड़ा है, बिहार के भविष्य से जुड़ा यह विषय है, इसीलिए आज हमारे साथ बिहार की राजनीति को बारीकी से समझने वाले प्रबुद्ध पत्रकारों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन, बन बिहारी जी, के लाल जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी आपसे करेंगे। हमारे सूत्र कह रहे हैं कि 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ग्रहण,
11 या 12 में एनडीए विधायकों संग मीटिंग, 13 को विधान परिषद की बैठक और उसके बाद इस्तीफा। क्या अगले सप्ताह बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा? और नया मुख्यमंत्री ना मिले तो कम से कम नाम तो मिल जाएगा। आपने 4 तारीखों का जिक्र किया। जी बिल्कुल संतोष, आपने जिस तरीके से एक रिपोर्ट में आपने 4 तारीखों का जिक्र किया कि किस तरीके से प्रक्रिया दर प्रक्रिया नीतीश कुमार ने जैसे ही राज्यसभा जाने की घोषणा की, उन्होंने पहले नॉमिनेशन किया। नॉमिनेशन से पहले बहुत सारी खबरें आती रही, बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई शंकाएं चलती रही, कई नकारात्मक और सकारात्मक बातें होती रही। फाइनली नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन किया। फिर उसके बाद एक चरण आया जब वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। फिर उसके बाद ये चर्चा चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे। उस वक्त भी कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्मूथली इस प्रक्रिया को जो है संपन्न किया और उन्होंने रिजाइन किया। अब ये तारीख तय हो गई है, अगली तारीख की 10 अप्रैल को वो राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। अब उसके बाद ये सवाल शुरू हो गया है कि कौन होगा नया सम्राट। तो अब देखिए कि नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे तो सबसे बड़ी चिंता इस बात की है, एनडीए की और जो है जेडीयू की और अन्य घटक दलों की, कि नीतीश कुमार ने जो सामाजिक आधार बनाया है, मजबूत सामाजिक आधार बनाया है, उसको किस तरीके से संभाला जाए। नीतीश कुमार के नाम पर जो मैंडेट लाया गया है, उस मैंडेट को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए। लोगों का जो भरोसा है, किस तरीके से नया सम्राट और नई सरकार उसको लेकर आगे बढ़े। तो कई तरह की बातें हो रही है, स्मूथ ट्रांजिशनिंग की बातें हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि अगली कोई भी सरकार बनेगी, अगला कोई भी मुख्यमंत्री होगा, वो नीतीश कुमार की रजामंदी और नीतीश कुमार के नीतियों पे ही वो सरकार चलेगी। तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, अब तारीख करीब आ रहा है, तो अब इंडिकेशंस से समझने होंगे, क्योंकि हमने काफी चर्चा की है। दर्शकों को पहली जानकारी हमने दी कि सम्राट चौधरी रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। उसके भी कई तर्क हैं। मौजूदा सरकार में वो दूसरे नंबर के हैसियत से हैं। दूसरी बात यह है कि जिस सामाजिक आधार से, लौकुश आधार से वो आते हैं, वो अगर पिछड़ों के जमात में आप देखिए तो दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला जो सामाजिक समूह है। तो इस लिहाज से जो है उस बड़े जो है चंग को नाराज करना नहीं चाहेगी एनडीए या जो है जेडीयू। तो उसी दिशा में जो है बीजेपी और जेडीयू और अन्य घटक जो एनडीए के हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अब बस कुछ दिनों की बात है, जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ तौर पे ये दिख रहा है कि सम्राट चौधरी सीएम की रेस में सबसे आगे है। लेकिन बीजेपी चूंकि चौंकाने वाले फैसले करते रही है, इसीलिए कई तरह की चर्चाओं को भी जन्म दिया है राजनीतिक गलियारों में। ये भी चर्चा चल रही है लेकिन एक जो खबर आ रही है कि उसमें चूंकि सम्राट चौधरी का जिक्र आपने कर दिया कि सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन खबर ये भी आ रही है कि कुछ को आगे करने से लब समाज नाराज हो रहा है, यानी कि कुर्मी समाज नाराज हो रहा है। देखिए, लौ और कुश का एक सामाजिक आधार नीतीश कुमार ने बनाया, तो वो करीब जो है 2005 से 2015 तक काफी कंफर्टेबल तरीके से नीतीश कुमार ने इस समाज को अपने साथ रखा। 2015 के बाद जो है 2015 के विधानसभा चुनाव में तो जो प्रयोग हुआ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने किया, तो ये समाज का बड़े हिस्से का समर्थन उनको मिला। लेकिन बाद के अगर करीबी चुनाव को देखें, पिछले करीबी चुनाव को देखें, लोकसभा चुनाव को देखें, विधानसभा चुनाव को देखें, तो कहीं ना कहीं इसका जो वोट बैंक है लोकसभा चुनाव में खिसका है। लालू प्रसाद ने जब 6-7 उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो उसके बाद जो है वो जो है वोट बैंक जो कुछ समाज का है उसमें बिखराव आया। लेकिन लव कुश में एक अंडरस्टैंडिंग है कि नीतीश कुमार कुछ समुदाय के समर्थन से लव कुश जो सामाजिक आधार बना, लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। तो अब जो है सम्राट चौधरी का वक्त आया है, सम्राट चौधरी को समर्थन करना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या लौ समाज जो है कुछ समाज के साथ अरुण जी को जरा चर्चा में लेकर आते हैं। इतिहास जो रहा है
10 वर्षों का, जब से नीतीश कुमार ने सामाजिक आधार बनाया। जी जी, अरुण जी को जरा चर्चा में लेकर आते। अरुण जी मुझे नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पर। सुन रहा हूं मैं आपकी बात। नजर आ गए, अरे नजर आ गए। अरुण जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, 21 साल तक तो लब समाज को का जो मुख्यमंत्री था उसको कुश समाज ने समर्थन दिया है। क्या इस बार आपको कुश समाज का मुख्यमंत्री बनता हुआ दिख रहा है, या बीजेपी की जैसी अब तक की रणनीति रही है, आदत रही है, कोई चौंकाने वाला नाम? देखिए संतोष जी, आपने मूल चर्चा आज रखी है, सम्राट कौन होगा बिहार का सम्राट। तो तिवारी जी ने बिल्कुल सही कहा, जो सब कुछ राजनीतिक परिस्थिति बताई, जो बिहार का सामाजिक समीकरण बनाया, जो बिहार की राजनीति हुई। देखिए बिहार में राजनीति की एक धुरी है लालू प्रसाद, जो सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, एक धुरी वही है, लड़ना है लालू प्रसाद की राजनीति से, उन्हीं से मुकाबला करना है। और लालू प्रसाद से मुकाबला के लिए ही ये लव कुश समीकरण, पिछड़ों का साथ, दलितों को फिर महादलित बनाकर, अल्पसंख्यकों का भी बहुत हद तक भरोसा जीतते थे, नीतीश कुमार नाम का एक चेहरा सामने रखकर अब तक राजनीति हुई। अब नीतीश कुमार पहली बार खुद जा रहे हैं राज्यसभा में, उनकी परिषद से इस्तीफा हुआ। और यदि बिहार सरकार के 30 मार्च के उस गृह विभाग के आदेश को यदि आप गौर करें संतोष जी, जिसमें नीतीश कुमार को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का आदेश निकला है, ये खुद नीतीश गवर्नमेंट की सरकार ने निकाला है। और उस चिट्ठी में कहा गया है कि नीतीश कुमार पहले परिषद से इस्तीफा देंगे और फिर मुख्यमंत्री का पद त्याग करेंगे। और तो राज्यसभा का, ये उस चिट्ठी में स्पष्ट ये बात लिखी। अब रही बात की नौ को जा रहे हैं दिल्ली, आपने पूरा कार्यक्रम बता दिया कि कल कैबिनेट की लास्ट बैठक होगी, शायद ये उनके लिए विदाई बैठक होगी, 1.5 महीने के बाद ये बैठक हो रही है। और फिर नीतीश कुमार का ये फैसला है, नेचुरल है कि एक लंबे काल तक कोई मुख्यमंत्री रहा हो और ये बदलाव हो रहा है, इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव हो रहा है, तो इसका राजनीतिक मायने भी, अर्थ भी और बातें भी होंगी। अब नीतीश कुमार, आपने ठीक कहा कि 10 अप्रैल को वो शपथ लेंगे, वो शपथ लेने के बाद इस्तीफा करेंगे या इस्तीफा देकर शपथ लेंगे। एक सवाल ये है, ये सब कुछ जो चर्चा क्या सूत्र की बात है। ये नीतीश कुमार की सरकार ने जो चिट्ठी निकाली, ये एक हवाला मैंने दिया, मुझे भी लगता है कि 7 दिन कर, अगले 7 दिन मतलब 14 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार होगी, कोई नया सम्राट का नाम तय नहीं होगा, सम्राट बनकर दिखेगा, बनता दिखेगा, बन ही जाएगा। तो अब ये एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और सम्राट चौधरी के बारे में जो कुछ उनके पक्ष में बात जाती है, वो सबसे बड़ी बात है कि अभी मौजूदा में नीतीश कुमार और सम्राट की केमिस्ट्री, आपने देखा कि 5 चरणों में समृद्ध यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने किस तरह से सम्राट चौधरी को आगे करके जनता के बीच, और जो कुछ देखा आपने। और तो 18 मार्च को जो जमुई की सभा में सम्राट चौधरी को आगे करते हुए कहा, यही आगे काम देखेगी। ये संकेत दिखाता है कि सम्राट चौधरी आगे कोई जो सरकार होगी उसमें उनकी पहली पसंद। और बात भी सही है, 85 विधायक वाली पार्टी और नीतीश कुमार ही आज भी चेहरा है बिहार में एनडीए के, तो उनकी पसंद न चलेगी, उनकी पसंद की अनदेखी होगी, उनकी राय की अनदेखी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। फिर एक बात जो बात आई कि भाजपा का ये केंद्रीय नेतृत्व भी है, प्रयोगधर्मी है, कई राज्यों में चुनाव हुए और जिस ढंग का फैसला लिया गया, यहाँ तक कि भाजपा के नए अध्यक्ष तक के बनाने में किसी ने एक कल्पना नहीं की थी इस नाम की। तो ये बिहार है, फिर मैं आपसे कहता हूँ इस बारे में, ये बिहार में कोई प्रयोग चलने वाला नहीं है। ये पिछड़ों का राज है, 63% पिछड़े हैं और पिछड़ा ही कोई राज करेगा। और लालू प्रसाद की राजनीति में नीतीश कुमार ने लव कुश कहिए और फिर उसमें धानुक समाज का एक ऐसा मजबूत समीकरण बनाया और अति पिछड़ों को जोड़ा। और जो मैंने आपसे बताया उसमें कौन इसको संभाल रखेगा, एक सवाल उठता है। तो उसमें अभी जब सम्राट चौधरी की ऐसी केमिस्ट्री नीतीश कुमार से हो गई है और फिर केंद्रीय नेतृत्व ने जिस ढंग से, आप देखिए सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा में किस प्रकार अभ्युदय हुआ। 18 में वो जब बने, यहाँ ज्वाइन किया, उपाध्यक्ष बने, विपक्ष के नेता बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, आज डिप्टी सीएम है। 8 साल में किसी भाजपा जैसी पार्टी में इतनी तरक्की मिले, इतना भरोसा और विश्वास मिले। और आज तो देख लीजिए बंगाल में चुनाव हो रहा है, इकलौता कोई बिहार से नेता है, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, स्वाभाविक वो रहेंगे, दूसरे बिहार के प्रभारी हैं मंगल पांडे। तो बिहार से भाजपा के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में सिर्फ सम्राट चौधरी का नाम दिखता है। ये दिखाता है कि सम्राट चौधरी की आज बीजेपी में क्या अहमियत है और सम्राट चौधरी आगे सम्राट होंगे, ये मुझे भी दिखता है। इसमें कोई 90% अभी इसलिए मैं कहता हूँ कि तय करना है नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, जो भाजपा का कौन नेता होगा। लेकिन नीतीश कुमार की राय, 3 ही आदमी की राय चलनी है या डिसीजन होना है।
तो कुल मिलाजुला कर मुझे लगता है कि आज की तारीख में सारी परिस्थितियां सम्राट चौधरी के अनुकूल है। अब कोई प्रयोग होता नहीं दिख रहा है मुझे, तो प्रयोग लेने का कोई जोखिम बीजेपी नेतृत्व उठाएगा। रमाकांत चंदन जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आते हैं। रमाकांत चंदन जी, चूंकि अरुण जी ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई परिवर्तन हो जाए, सम्राट चौधरी को दरकिनार करके कोई नया चेहरा आ जाए, ऐसी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन रमाकांत जी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार, ये 3 नाम तय करेंगे। क्या आरएसएस को दरकिनार कर दिया जाएगा? ऐसी तो संभावनाएं बहुत कम है। आरएसएस अपनी राय ना दे, और आरएसएस क्या सम्राट चौधरी पर सहमत होगी? जी संतोष जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सपनों का इतना बड़ा संसार बनाया है कि भाजपा के 79 विधायक, सारे एमएलसी, संगठन के लोग, आरएसएस के लोग यह सपना देख सकते हैं कि अगला सीएम वो हो सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा संसार बसाया है कि वो सब इस रूप में जरूर है कि मुख्यमंत्री को एक बनेगा, लेकिन बंडियां कैसे हिल जाएंगी। अब रही बात इस रेस में, जो रिले रेस का उदाहरण बिहार बन गया है, उस रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी हैं, तो उसके कुछ कारण भी हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि बहुत अल्पकालीन समय में सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता की जुबान पर सम्राट मॉडल लागू कर दिया। दूसरी विशेषता यह है कि ये इतने दलों से होकर के आए हैं कि अगर भाजपा को भविष्य में कोई बुरी स्थिति का सामना करना पड़े, ये जोड़ तोड़ कर सकते हैं, और ऐसा उन्होंने राजद को तोड़ के किया भी है। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इन्हें नीतीश कुमार जी का समर्थन प्राप्त है, जो तमाम समृद्धि यात्रा में लगा है। और चौथा बड़ा कारण है कि पर्सनालिटी भी है, और कह सकते हैं कि भगवान ने इन्हें बहुत फुर्सत में बनाया है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार कोई चौंकाने वाला निर्णय करे? तो मेरा जवाब होगा कि बहुत अल्प, कह सकते हैं कि बहुत छोटी सी संभावना है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उसका आधार यह है कि बीजेपी भाजपा में सत्ता में नहीं है, सबसे पहला कारण, इसलिए कोई चौंकाने वाला नाम नहीं होगा। दूसरी बात कि बीजेपी की जमीन भाजपा में तैयार नहीं हुई है, इसलिए चौंकाने वाला नाम नहीं होगा। मध्य प्रदेश, हरियाणा सब बीजेपी की जमीन थी, इसलिए वहां चौंकाने वाले नाम आए। तीसरा कारण कि बिहार को सामाजिक समीकरण से इतर होकर नहीं देखा जा सकता है, इसलिए भी इसकी संभावना कम है। और चौथी बात कि नीतीश जी को इग्नोर करके भी आप मुख्यमंत्री का नाम नहीं दे सकते हैं। और पांचवा एक कारण है, क्या आरएसएस को कह सकते हैं कि भाजपा की हैसियत है कि आरएसएस को ठुकरा करके कोई अपना नाम दे? इस बातों पर भी मुख्यमंत्री का निर्णय पड़ेगा। और सचमुच अगर चौंकाने वाली स्थिति की बात अगर छोटी सी भी होती है, तो मुझे लगता है कि वह अति पिछड़ा, दलित या फिर महिला समाज से हो सकता है। ये मेरा मानना है। संतोष जी, सरोज जी एक महत्वपूर्ण बात कही इस समय रमाकांत चंदन जी ने कि भाजपा की जमीन आज भी तैयार नहीं है बिहार में। ऐसे में शायद ही चौंकाने वाला फैसला हो। हालांकि 89 उनके विधायक हैं और जमीन तैयार नहीं है, 89 विधायक हैं, ये आंकड़ा तो कुछ अलग कह रहा है। लेकिन क्या सम्राट चौधरी या सम्राट चौधरी से इतर भी भाजपा सोच सकती है, देख सकती है? देखिए संतोष भाई, बहुत सारे विकल्प भाजपा के सामने खुले हुए हैं। और सम्राट चौधरी की जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी अरुण सर ने भी कहा, चंदन भाई ने भी कहा कि फ्रंट रनर हैं, लेकिन जो उनकी ताकत है सम्राट चौधरी की, वही उनकी कमजोरी भी है। इसको समझना होगा। आपकी ताकत जब आपकी कमजोरी बन जाती है तो दिक्कत वहीं से शुरू होती है। कुशवाहा बिरादरी के हैं, आरजेडी बैकग्राउंड के हैं, नीतीश कुमार उनकी पैरवी कर रहे हैं। ये 3 फैक्टर, अगर उनकी ताकत है तो यही उनकी कमजोरी भी है। और इसी से निपटना है सम्राट चौधरी को, और किसी से नहीं निपटना है। अच्छा काम किया है उप मुख्यमंत्री के तौर पर, पार्टी अध्यक्ष से अच्छा काम किया है, अमित शाह के खास लोग हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। आरजेडी बैकग्राउंड से हैं और नीतीश कुमार पैरवी कर रहे हैं, 2 बात मुझे समझ में आ रही हैं। लेकिन कुशवाहा समाज से हैं, ये उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? ये हम आपको बता देते हैं ये कैसे जा सकता है। न्यूज 18 के दर्शकों को ये जरूर जानना चाहिए कि जब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा के लिए चुना गया, अभी कुछ दिन के बाद उनके बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा। एक
जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि अगर सम्राट चौधरी की इतनी प्रासंगिकता है, इतने ही रिलेवेंट है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? अगर आप कुशवाहा का नेता सम्राट चौधरी को मान रहे हैं, कुशवाहा का वोटर आएगा सम्राट चौधरी के नाम पर, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को इतनी तवज्जो और उनको इतना वेटेज देने की जरूरत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? 4 तो उनके विधायक हैं, ऐसा क्या है? तो ये चीज जो है संघ को भी अखरता है, भाजपा के पुराने नेताओं को भी अखरता है कि अगर आप एक लाइन पर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही बेस्ट है, जो बेस्ट है, हमको भी लगता है कि बिहार के लिए अभी एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो अगर आते हैं तो बेहतर है, लेकिन जो परिस्थितियां बिहार में बनी हुई वो यही है कि जितने उनके चाहने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा उनके दुश्मन भी हैं। तो पहले अपने दुश्मनों से निपटना होगा, चाहने वाले तो हैं ही उनके, और जो फैसला होना है, आपको 9 तारीख को जो बैठक है जो दिल्ली में, जिसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बैठने वाले हैं, जो पर्ची निकलेगी वो हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ चौंकाने वाली पर्ची निकल सकती है। हालांकि फ्रंट रनर तो है ही, सब लोग यही बता रहे हैं सम्राट चौधरी के नाम पर। संतोष भाई, के लाल जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। के लाल जी, अब हमारे पास मामला हो गया है 3-1 का। 3 तो सम्राट चौधरी पर लगभग ये कन्वेंस है कि 90% मामला सम्राट चौधरी की तरफ जा रहा है। अब चूंकि सरोज जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो उनकी ताकत है सम्राट चौधरी की, वही उनकी कमजोरी भी साबित हो सकती है। जो उनको मजबूत बना रहा है वो उनके खिलाफ भी जा सकता है। क्या के लाल जी को ऐसा लग रहा है कि वो 3 के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, या सरोज जी के साथ वो जाना चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के इतर भी बीजेपी सोच सकती है? नहीं, सम्राट चौधरी निसंदेह फ्रंट रनर हैं, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरह से नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक ओपिनियन बना रहे हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन एक बात हमें गौर करना होगा इस बात की ओर कि जैसा सरोज जी ने बताया, इसको लेकर के संघ की सहमति लेना अति आवश्यक है, और संघ इस पॉइंट पे गौर कर रही है कि ईबीसी की आबादी 36% है, 26% ओबीसी की आबादी है, जिसमें लव कुश आते हैं। तो एक है कि नीतीश कुमार भी ओबीसी वर्ग से रहे हैं, 20 साल 21 वर्षों से हैं। तो एक थिंक टैंक ये भी सोच रहा है कि क्यों ना ईबीसी को मौका दिया जाए, ताकि उनको वोट बैंक को इंटैक्ट करना पड़े। तो जो भी फैसला होगा या जो फैसला करेगी उसमें वोट बैंक को ध्यान में रखा जाएगा। और ये अंतिम फैसला जो है, जब तक जिसकी संघ की सहमति नहीं होगी तब तक सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे। लेकिन एक बात, इस बात की ओर भी मैं आपको ध्यान आकृष्ट करता हूं कि कुशवाहा हर एक जगह, उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, सारा चीज आ रहा है। तो एक बीजेपी का जो थिंक टैंक है, बीजेपी का जो वर्कर है, ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर है, वो ये सोच रहे हैं कि केवल कुशवाहा जा रहा है, कुशवाहा को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ईबीसी वर्ग के लोगों में थोड़ा सा रिजेंटमेंट है। हम लोग इतने दिनों से पिछड़े हुए हैं। तो संघ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने ये इशारा किया कि ईबीसी के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, क्यों न ईबीसी को मौका दिया जाए। और दूसरी बात ये देख रहे हैं कि संघ ये देख रहा है कि वैसे कार्यकर्ता को मौका दिया जाए जो पिछले 30-40 वर्षों से पार्टी के लिए काम करते आए हैं। और जैसा इन्होंने अभी सरोज जी ने कहा कि सम्राट चौधरी की पृष्ठभूमि आरजेडी की है, तो इसके बारे में भी संघ सोच रहा है कि अगर हम इनको देते हैं तो हमारे वोट बैंक पर क्या असर होगा। लेकिन जब उनको डिप्टी सीएम बनाया गया था तब भी तो ये सोचा गया होगा ना कि आरजेडी से आए हुए हैं, कई दलों में वो रहे हुए हैं, हम उनको डिप्टी सीएम यानी कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरे के तौर पर आपने उनको आगे रखा ना डिप्टी सीएम की, जब और गृह मंत्री विभाग दे दिया, उन्हें गृह मंत्रालय दे दिया। जी, ये है, जब उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया उस समय जरूर लवकुश की बात की जा रही होगी, लेकिन इस बार जो है सत्ता परिवर्तन हो रहा है। अब जेडीयू से पावर जो है बीजेपी की ओर शिफ्ट कर रहा है, तो बीजेपी भी कोई ऐसा निर्णय लेना चाहती है जो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़े। इसको लेके संघ में चिंतन किया जा रहा है। उस वक्त हो सकते हैं तात्कालिक कारण हो कि
लव कुश को इंटैक्ट रखना है। विधानसभा का इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था, अब फायदा भी हुआ। के लाल जी कुछ नाम दीजिए किन किन पर इस समय चर्चा हो सकती है जो बीजेपी और आरएसएस दोनों के लाडले हों, वो कौन कौन से नाम हो सकते हैं? ईबीसी के कैंडिडेट हो सकते हैं, जैसे संजीव चौरसिया हैं और कुछ कैंडिडेट हैं जो ईबीसी के पास है। कुछ उम्मीदवारों के नाम अभी उभर करके सामने नहीं आया। अभी पैनल में जितने लोग हैं, तो बीजेपी तो चौंकाने में सबसे आगे है, कोई भी फैसला कर सकती है कि कौन कैंडिडेट होगा। तो ईबीसी में आरएसएस के तरफ से ईबीसी कैंडिडेट को देखा जा रहा है। मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि सम्राट चौधरी ही जो है मुख्यमंत्री लेंगे। अंतिम फैसला तो अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और उस पर संघ की सहमति जब तक नहीं होगी, राज्य के नए सम्राट कौन होंगे इसके बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगा। ठीक है, अब मैं बन बिहारी जी की तरफ जा रहा हूं। बन बिहारी जी, आपको क्या लग रहा है, सम्राट चौधरी या सम्राट चौधरी के इतर? इसके बाद जब हम दूसरा राउंड करेंगे तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहले, चूंकि स्कोर हो चुका है 3-2, जी देखिए, सम्राट चौधरी का नाम मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिहार के लिए, बिहार की राजनीति में देखिए 2015 के विधानसभा चुनाव में भाजपा अकेले मतलब उपेंद्र कुशवाहा और स्वर्गीय रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी के साथ नीतीश और लालू से मुकाबला करने उतरी थी। 2015 के जो चुनावी नतीजे आए थे विधानसभा चुनाव के, उसको देख के अगर आगे की भविष्य की राजनीति भाजपा ने जो रूपरेखा तैयार की होगी, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वैसे शख्सियत को बैठाएगी जो कालांतर मतलब आगे के चुनाव में 2029-30 के चुनाव में पार्टी के वोट बैंक, एनडीए के वोट बैंक को पूरी तरह से साथ रख सके। देखिए, मुख्यमंत्री बिहार का वही शख्सियत बन सकता है जो नीतीश कुमार ने जो सामाजिक समीकरण बनाए थे, ईबीसी, ओबीसी माइनस यादव मुस्लिम, जो उन्होंने वोट बैंक तैयार किया था एनडीए का, जिसके वजह से 202 सीटें मिली हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार के जगह पर जिसको भी बैठाया जाएगा वह निर्णय पार्टी बहुत सोच समझ कर लेगी, और मेरे ख्याल से यह निर्णय पहले ले चुकी होगी, उसके बाद ही नीतीश कुमार की विदाई की जा रही है। तो नीतीश कुमार इतने दिनों तक लगातार पद पे बने रहे और 2025 के विधानसभा चुनाव के खत्म हुए 6 माह भी नहीं बीते हैं और नीतीश कुमार को पद छोड़ना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर इतने बड़े प्रयोग करने के पूर्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में मुख्यमंत्री के नाम को मतलब अपने पास सुरक्षित रख लिए होंगे कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाना है। क्योंकि ऊपर से कोई ठोस नाम सामने नहीं आ रहा है, तो अभी जो वर्तमान में जो रेस में लोग हैं, तो सबसे आगे सम्राट चौधरी, और जो तमाम संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक सम्राट चौधरी ही अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनते दिख रहे हैं। अंतिम मतलब लास्ट आवर में यह बात अलग है कि बीजेपी के आला कमान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह किसी और के सर पर ताज रख दें, लेकिन जो मौजूदा समीकरण है, जो मौजूदा संकेत है, उसके मुताबिक यह स्पष्ट दिख रहा है कि सीएम की कुर्सी पर सम्राट चौधरी। ठीक, अब दिवाकर सर की तरफ मैं जा रहा हूं। दिवाकर सर, मैं आपसे बड़ा सीधा सा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो लगभग तय हो चुका होगा, लिफाफे में वो नाम होगा अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, संभवतः उनको ये नाम कंफर्म होगा। बात यह है कि क्या जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 15 तारीख तक ये नाम सामने आ जाएगा, हालांकि 14 तारीख तक खरमास है। क्या 14 तारीख को भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है, 14 तारीख को इस नाम की घोषणा हो जाएगी, या अभी इंतजार करना पड़ेगा? 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, 4 मई को उनका रिजल्ट आना है, क्या वहां तक इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, आने वाले दिन काफी महत्वपूर्ण है। 9 अप्रैल को नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 10 अप्रैल को वो राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे और ये खबर आ रही है कि 11 को वो जो है पटना लौटेंगे, दिल्ली से पटना लौटेंगे। तो अब ये खबर आ रही है कि सभी विधायकों को, एनडीए के
सभी विधायकों को कहा गया है कि आप जो है पटना से दूर न जाएं। तो 11 या 12 को कोई बैठक हो सकती है, विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है, और उसमें नीतीश कुमार सभी एनडीए के विधायकों को संबोधित करने के बाद वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और फिर उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी, जब वो जाएंगे राजभवन और इस्तीफा अपना सौंपेंगे राज्यपाल को, और फिर उसके बाद जो है एक और बैठक होगी, या उसी विधानमंडल दल की बैठक में ही ये तय हो जाएगा कि अगला जो है मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, वहां सहमति हो जाएगी। और फिर जैसे नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा वैसे ही कुछ विधायकों का जो दल होगा वो राज्यपाल के सामने नई सरकार का जो है एक प्रस्ताव राज्यपाल को अपना पेश करेगा, और उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्यपाल जो है वक्त देंगे कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कब हो, फ्लोर टेस्ट कब हो, तो विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। तो जैसे ही नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो सारी कैबिनेट स्वतः ही खत्म हो जाएगी और नए मुख्यमंत्री होंगे तो नई सरकार का गठन होगा। नई कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन से रिपीट होंगे, कौन से नए मंत्री होंगे, इस बात की चर्चा शुरू हो जाएगी। इन सारी बातों की तो चर्चा कर रहे हैं। मैं दो बातें करना चाहता हूं जो चर्चा चल रही थी कि सम्राट चौधरी को जब आगे किया जा रहा है सीएम फेस के तौर पे, तो उपेंद्र कुशवाहा को क्यों भेजा जा रहा है। सभी जो पैनल में सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिहार में कुशवाहा का जो वोटिंग पैटर्न है वो किसी एक चेहरे पे नहीं आता है इकट्ठा, वो क्षेत्रवार जो है उसके नेता हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा को तिरहुत डिवीजन से, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, इससे बाहर ले जाएं तो शायद उनको जो कुशवाहा कमेटी है स्वीकार न करे। हालांकि उन्होंने काराकाट में चुनाव लड़ा और जीता, वो उस वक्त जीता जब एनडीए में वो उम्मीदवार थे, और एनडीए के बाहर जब वो उम्मीदवार के तौर पे वहां आजमाइश कर रहे थे वो हार गए। आप जो है अगर मुंगेर और जो है खगड़िया या भागलपुर का जो इलाका है वहां आप देखिए कि शकुनी चौधरी जी का इम्पैक्ट है। आप इधर तिरहुत में आइए तो उमेश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा का इम्पैक्ट है। आप उधर जो है चंपारण की तरफ जाइए तो उनके पुराने मित्र हुआ करते थे नीतीश कुमार के, बैद्यनाथ महतो। आप शाहाबाद क्षेत्र में आइए तो भगवान सिंह कुशवाहा और जो है महाबली सिंह कुशवाहा। तो नीतीश कुमार इस मर्म को समझते थे, इसीलिए उन्होंने लव कुश जब समेटा तो 4 जातियों को समेटा। उसमें मुख्य जो जातियां थी कुर्मी और कोयरी थी, और दोनों जातियों की एक उपजातियां थी धानुक और दांगी। 10% का उन्होंने लालू प्रसाद के सामने 10% का सामाजिक आधार खड़ा किया, और उसके बाद उन्होंने अति पिछड़ों का एक सामाजिक आधार तय किया, महादलित बनाया। तो वोटिंग पैटर्न को भी समझना है। और मैं दूसरी बात और जो चर्चा हो रही थी उसका भी जवाब देना चाहता हूं कि कहा जा रहा था कि संघ जो है इस पे राजी है कि नहीं है। जब आप प्रदेश के संगठन के सबसे बड़े पद पे सम्राट चौधरी को बैठाते हैं, आप सरकार में बीजेपी के कोटे के सबसे बड़े पद पे सम्राट चौधरी को बैठाते हैं, तो क्या उस समय संघ की रजामंदी नहीं थी? संघ ने विरोध नहीं किया और बाकी बीजेपी के अन्य जो नेता हैं विरोध नहीं किया? तो मुझे तो बातचीत के क्रम में एक बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता ने यही बात बताई थी कि आज भी वही नेता है जो कुछ महीनों पहले नेता थे। तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं विरोध किया? सम्राट चौधरी जो है आए और पार्टी में सबसे बड़ा पोजीशन ले लिए, सरकार में भी बीजेपी कोटे का सबसे बड़ा पद ले लिए, तो उस वक्त भी संघ का विरोध होता। और संघ को राष्ट्रीय स्तर पे आप देखिए कि संघ में और बीजेपी टॉप लीडरशिप में एक जो है कई मुद्दों पर आम सहमति है। आप देखिए कि कई मामलों में मोहन भागवत का बयान आता है, वही अब नरेंद्र मोदी का बयान आता है। लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिए कि कई बिंदुओं पर सहमति है और कहीं भी कोई प्रतिरोध नहीं दिखा है। और रही बात अति पिछड़ों की, तो अति पिछड़ों का चंक भले ही 36% है, लेकिन किसी भी जाति का आप देखिए, खास जाति का आंकड़ा क्या है? 2%, 3%। अगर आप 36% में करीब 100 जातियों के अगर एक जाति के मुख्यमंत्री को आप चुनते हैं तो क्या 35 जातियां विरोध नहीं करेंगी? ठीक, महत्वपूर्ण बात। तो लालू प्रसाद से मुकाबले के लिए नीतीश कुमार ने भी जो सामाजिक आधार तय किया वो 10% का। सरोज जी को जरा चर्चा में लेकर आते हैं। सरोज जी, दरअसल दिवाकर जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो 36% ईवीसी है वो ठीक बात है, 36% है, लेकिन
उनकी जो जातियों का वोट परसेंटेज है वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। ऐसे में ओबीसी का चेहरा आगे करके लवकुश का जो समीकरण अब तक चलता आया है, जो कारगर, जो आजमाया हुआ नुस्खा है, उसी पर जाने की कोशिश है। देखिए संतोष भाई, समझना होगा कि भाजपा पहली बार इस पोजीशन में है कि नंबर 1 की कुर्सी पर भाजपा का कोई चेहरा आने वाला है। तो जो पिछली चीजें हैं, चाहे वो डिप्टी सीएम का हो, प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली बात हो, उससे ये एक बड़ा मंच है और भाजपा पूरी कोशिश करेगी इसका पूरा फायदा सामाजिक रूप से, जातीय रूप से उठाने की। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि लव उसका समीकरण चल रहा है बिहार में, 20 साल से चल रहा है, सरकार नीतीश कुमार की है, लेकिन भाजपा का वोट बैंक क्या है? भाजपा का जो आधार है, जो उसको वोट करता है, जो अपर कास्ट उसको वोट करता है, जो दूसरी जातियां उसको वोट करती है। दलितों में एक नई पैठ बिहार में भाजपा ने बनाने की कोशिश की, बहुत हद तक सफल भी। तो भाजपा को उन चीजों को भी एड्रेस करना है। केवल लवकुश बोलते रहने से भाजपा अपने मकसद, वो तो चल ही रही थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार, उसमें कौन अजूबा चीज हो गया। लेकिन जब एक नया फॉर्मेशन हो रहा है बिहार में, तो भाजपा अपने 2029, 2030 के परिप्रेक्ष्य में भी बिहार को समेटने की कोशिश करेगी कि 29 में कैसे लाभ हो, 30 में कैसे लाभ हो, इसका भी ध्यान भाजपा का नेतृत्व इस बार जरूर रखेगा। हम इसीलिए कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर हैं जिस पर एक फैसला भाजपा नेतृत्व को लेना है। तो एक मुश्किल फैसला है, लेकिन सम्राट चौधरी आगे हैं। हम फिर बार कर रहे हैं कि वो आगे चल रहे हैं रेस में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो सम्राट के रास्ते को रोक भी रही है। ठीक, अब मैं जा रहा हूं अरुण पांडे जी की तरफ। अरुण पांडे जी, चूंकि केंद्र में तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाला है, वो तो आ चुका है, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी यानी कि सीटें बढ़ाने का जिक्र चल रहा है। अगर नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक देखें तो वो भी महिला, बीजेपी का अगर नेशनल लेवल पर कोर वोट देखें तो वो भी महिला, और रेणु देवी चूंकि डिप्टी सीएम भी रह चुकी हैं और ईबीसी समाज से ही आती हैं, क्या रेणु देवी एक नाम हो सकती हैं? रेणु देवी नाम होती तो डिप्टी सीएम से मंत्री हो जाती क्या? देखिए, ये सब जो कुछ बातें की जा रही है आज बिहार की राजनीति और जो सामाजिक स्थिति है, दिवाकर जी ने उसको बहुत करीब से देखने और समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है, और यही सच भी है जो आज बिहार में, फिर मैंने यही बात करता हूँ, बिहार में लड़ना किसको है, कौन है सामने? लड़ना है लालू प्रसाद की से लड़ना है। लालू प्रसाद राजनीति के एक धुरी है। इतने सारे प्रयोग 112 जातियां हैं अति पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ों को तो साधा ही नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक बनाया। वो भाजपा और जदयू आज 202 सीटें आई 243 सीट में, उसमें किसका ज्यादा योगदान है? 112 अति पिछड़ी जातियां हैं जो 36% है। फिर उसके बाद चुनाव में 18वीं विधानसभा के चुनाव में राजद को वोट कम नहीं आया, 25 सीट भले आई, लेकिन उसको वोट 30% से अधिक आया। किसके वोट थे? ये सभी जानते हैं कि भाई 80% एंड मोर देन दैट यादव के वोट, और लगभग 90% एंड अबव कहिए मुस्लिम वोट। यही वोट तो सामने दिखता है। तो सामाजिक तौर पर कहाँ किससे टकराव है, इसको देखना होगा। कौन किससे कहाँ समाज में भिड़ता है, लड़ता है, और कौन भुगत रहा है। ये जो एक परिस्थिति समाज में बनी है और जिसको नीतीश कुमार ने पूरे अपने कार्यकाल में बखूबी न सिर्फ शासन से, प्रशासन से, सरकार से साधने की भरसक कोशिश की। तो इस सब कुछ सांचे में अभी लवकुश समीकरण कहिए या फिर उसमें, अभी ठीक ही कहा दिवाकर जी ने कि लवकुश और उसमें फिर धानुक जाति, अभी दांगी तो कुशवाहा से ही अलग करके जब कुशवाहा को साधना था तो फिर उसमें दांगी को अलग भी जैसे दलित और महादलित किया। तो नीतीश कुमार जो राजनीति के जोड़ तोड़ कहिए, जिनको आप चाणक्य कहते हैं, अपना जनाधार बनाने के लिए, जब वो भाजपा के विरोध में थे। लेकिन सम्राट का जो इमरजेंस कब हुआ? कौन लालू प्रसाद से उन्हीं के अंदाज में लड़ सकता है? जब नीतीश कुमार के खिलाफ थे, भाजपा थी, तो कौन नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ सकता था? देखिए सम्राट चौधरी की कहाँ उपयोगिता बीजेपी ने कैसे कैसे किया। और मैंने आपसे कहा कि 8 साल में किसी एक व्यक्ति विशेष का ऐसा इमरजेंस होता है क्या? बेटी राजद से राजनीति, सबसे कम उम्र के मंत्री बनाया गया, आपको याद होगा, माइनर होने के कारण उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। लेकिन जदयू राजद छोड़ने के बाद, जदयू में आने के बाद और फिर बीजेपी में जब से यात्रा शुरू, किसी को कोई एक नेता का उदाहरण आप नहीं बताएंगे
कि इतना जल्दी उसको इतना, फिर ठीक ही कहा अभी कि भाई जिसको संगठन की बागडोर सौंपी गई उसके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बगल में कई राज्यों में हुआ, लेकिन बिहार में तो उस हिसाब से कहिए कि वैसी क्षति नहीं हुई कि 12-12 सीटें एनडीए को आई। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो सामाजिक की स्थिति है उसमें कोई कहीं, और ठीक ही कहा गया कि आरएसएस कब था, जब सम्राट चौधरी अध्यक्ष बनाए जा रहे थे, विपक्ष के नेता बनाए जा रहे थे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनाए जाते, तो सब तरह से तो बीजेपी के लिए वही साथी में फिट थे। रमाकांत जी को लेकर आते हैं चर्चा में। एक मिनट संतोष जी, इसमें एक चीज जोड़ लीजिए कि अब कुछ तय करना बाकी नहीं है, सिर्फ घोषणा बाकी है। ये सारी पटकथा 18वीं विधानसभा के चुनाव के बाद ही लिखी। किसी ने उम्मीद की थी क्या कि 5 मार्च को आप निशांत को राजनीति में लाने, उसके अवतार उद्धार की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार ने नॉमिनेशन की बात ठान ली, होली के दिन कुछ और चर्चा हो रही थी, चर्चा कुछ और होने लग गई। इसलिए मुझे लगता है कि सब कुछ एक पटकथा के तहत हो रहा है। बीजेपी को पहली बार इस हिंदी बेल्ट में, बिहार में सत्ता में वो सपना कही। अभी कल ही आपने देखा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा अच्छे दिन की अब इंतजार करिए कुछ बार में। क्या अच्छा दिन, अच्छी खबर की इंतजार है, अच्छी खबर की भाजपा को सत्ता मिलने जा रही, तो सब कुछ तय है। मुझे लगता है कि सम्राट के नाम पर कोई बहुत सा द्वंद्व नहीं है और कोई बिहार में जोखिम बीजेपी नहीं उठाएगी कि रमाकांत जी, क्या सब कुछ तय है, सिर्फ घोषणा बाकी है? और महिला सीएम हमको देखने को नहीं मिल सकती। तो बहुत मुश्किल है कि क्या सब कुछ तय है, वो तो प्रधानमंत्री, मैं बात करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी क्या सोच रहे हैं इस पर बहुत कुछ मैंने पत्रकार की दृष्टि से हम लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर थोड़ी सी भी अगर संभावना अगर लीक से हटकर हुई, यानी सम्राट चौधरी से इतर हुई, तो वह सेक्टर होगा ईबीसी। क्योंकि ईबीसी का एक वैश्य जाति है, उसके कई सेक्टर हैं, कानू है, तेली है, सूड़ी है, ये सब मिला करके वो लोग 8 से 10% अपने को कहते हैं। और अगर देखेंगे कि अगर सम्राट चौधरी के बाद अगर किसी का नाम चल रहा है तो वो वैश्य जाति से आने वाले संजीव चौरसिया का चल रहा है, धर्मशिला गुप्ता का चल रहा है, राजेंद्र गुप्ता का चल रहा है, इसके बाद ही कोई लोग आते हैं। अब रही महिला का, कि अगर बीजेपी ने यह सोच लिया कि मुझे जातीय जकड़न से निकलना है तो हम आधी आबादी को देंगे, और आधी आबादी की जाति विशेष रूप से नहीं देखी जाती है, तो वैसे में आपके पास श्रेयसी सिंह है, रमा निषाद है, धर्मशिला गुप्ता है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत लीस्ट चांसेस है कि अगर आरएसएस सचमुच अपना वीटो पावर लगा दे और बीजेपी यहाँ की मजबूर हो जाए, तभी वो लीक से हट करके कुछ सोचेगी, वरना सम्राट चौधरी मुझे लगता है कि वो फाइनल नाम है जी। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि बिल्कुल लिस्ट में महिला की तरफ बीजेपी जाएगी? अभी ताजा उदाहरण है दिल्ली का, रेखा गुप्ता। जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी यहाँ अकेले नहीं है। जी, बीजेपी की सोच के लिए वहां पर जदयू भी है, एलजेपी भी है, हम भी है, रालोसपा भी है, उसको भी समर्थन करना है। एक बात ये है। दूसरी बात कि अगर बीजेपी ने जातीय समीकरण वाले बिहार में सोचेगी कि अगर हमको इस चक्रण से निकलना है तो महिला को देगी, और महिला में मैंने बताया वैसे में धर्मशिला गुप्ता है, रमा निषाद है, श्रेयसी सिंह है जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उस पर भी जा सकती है, बशर्ते कि वो जातीय समीकरण से इधर जाए, तब ये संभावना बनती है। ठीक, के लाल जी, अगर जातीय जकरण से निकलना है और ये मैसेज देना है कि भाजपा अब जो जैसा कई स्टेट्स में उसने ये कोशिश भी की, और जब उसने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना तब भी नितिन नवीन को चुना, ऐसे में अगर मैसेज देना है तो बिहार से, और चूंकि उसके वोटर भी है महिला वोटर, जेडीयू की मजबूत वोटर है महिला वोटर, जी अभी जितने भी पैनल में शामिल लोग हैं एक बात ये कह रहे हैं कि सब पटकथा लिखी जा चुकी है। मैं ये कह रहा हूं कि पटकथा लिखी जा चुकी है, अगर यहाँ पे सारा कुछ तय है तो ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रहा है? नीतीश कुमार कभी ये नहीं कर रहे हैं कि जो है हमेशा साथ में लेके चल रहे हैं सम्राट चौधरी को, और उससे लोग समझ रहे हैं कि जो है कि सम्राट चौधरी बनेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन कह नहीं रहे हैं। तो कहना चाहिए उनको, ये कुछ नहीं कर रहे हैं, खुलासा नहीं कर रहे हैं, केवल अटकलबाजी हो रही है मीडिया में कि सम्राट चौधरी बनेंगे। मैं आपको इंस्टांस बता दे रहा हूं सम्राट चौधरी का, उसके बाद मैं आपके पॉइंट पे आऊंगा। सम्राट चौधरी को लेकर के एक
जैसे एक पूर्व विधायक ने चर्चा की तो उन्होंने ये मुख्यमंत्री सचिवालय में एक अधिकारी से किसी काम के लिए, अपने क्षेत्र के काम के लिए फोन किया तो वो अधिकारी उनको ये बोले कि इस सिलसिले में आप थोड़ा सम्राट चौधरी से बात कर लीजिए। तो एक ये भी इशारा है कि सम्राट चौधरी फ्रंट रनर हैं, लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा वो अभी नहीं कह सकते हैं। सब लोग भले कह दें कि पटकथा लिखी जा चुकी है, नहीं लिखी जा चुकी है। आपने महिला का सवाल उठाया, अभी महिला के ये विधेयक को लेकर के चर्चा के लिए संसद की बैठक बुलाई गई है। हो सकता है कि एक मैसेज देने की कोशिश की जाए। बिहार में एक बहुत बड़ा चंक है जो महिला वोटर है। लोकसभा में भी और विधानसभा में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार को साथ दिया, तो हम लोग महिलाओं के पक्ष को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और महिला से भी कोई ऐसा नाम आ सकता है जो जिसपे चौंकाने वाला नाम आ सकता है। संतोष जी, बन बिहारी जी, आपको क्या लग रहा, महिला या सम्राट चौधरी या संजीव चौरसिया या इसके इतर कोई और नाम आपको जो इस समय नजर आ रहा है रेस में? देखिए, रेस में सबसे आगे नाम सम्राट चौधरी का ही है। महिला मुख्यमंत्री में जिनके नाम के चर्चे आए, धर्मशिला गुप्ता जो राज्यसभा सदस्य है, रेणु देवी पूर्व मुख्यमंत्री है, रमा निषाद हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में। तो ये नाम भी तब से चल रहे हैं जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल किया। और संजीव चौरसिया, प्रमोद चंद्रवंशी समेत कई अन्य नाम भी उछाले जा रहे हैं जो ईबीसी ओबीसी समाज से आते रहे हैं। दलित समाज से जनक राम का भी नाम जो है कई बार उछाला गया है मीडिया में कि जनक राम को भी बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। बिहार के दलित वोटरों को पूरी तरह से साधने के लिए 29-30 के चुनावी तैयारी को देखते हुए सवर्ण, वैश्य और दलित वोट बैंक को पूरी तरह अपने साथ लाना चाहती है। और जहां तक सवाल अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा समूहों के भी कुछ एक वोट सदैव बीजेपी के साथ रहेंगे। तो दलित समाज के से आने वाले जनक राम जो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, उन पर भी अगर दाव लगाती है भाजपा तो वह दाव भी पॉलिटिकली जो इक्वेशंस भविष्य के चुनाव में तय होंगे, वोटिंग इक्वेशंस, उसके हिसाब से बहुत बेनिफिशियरी, बहुत लाभदायक रहेंगे। लेकिन अभी जो मौजूदा संकेत, मैंने पहले भी कहा, मौजूदा जो संकेत मिल रहे हैं कि तत्काल ये पर्ची निकाल कर लॉटरी की तरह नाम का अनाउंस करने की जो पहले कई राज्यों में बीजेपी कर चुकी है, वह बिहार में अभी पहली बार, अब तक के बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भाजपा मुख्यमंत्री देने जा रही है। वह भी स्थिति तब आ पाई जब 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद विधानसभा का समीकरण कुछ इस प्रकार बन गया कि अब दूसरी ओर कोई राह जो है, जुदा राह जाने की उम्मीद थम गई। तो अब पहली बार जब भाजपा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है तो पर्ची या लॉटरी वाले सिस्टम बहुत ज्यादा चलाएगी, इसके संकेत नहीं है। अभी जहां पर उन्होंने नया सीएम दिया, चौंकाने वाला सीएम दिया बीजेपी ने, तो ऐसा थोड़ी था कि वो पर्ची सब डाल ली और लॉटरी निकल गई और उसको फिर मुख्यमंत्री बना दिया। वो सोची समझी रणनीति के तहत बनाया होगा। ये कहने आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं कि लॉटरी की तरह उन्होंने वो इस्तेमाल किया। खैर, दिवाकर तिवारी जी की तरफ जा रहा हूं मैं। दिवाकर तिवारी जी, एक जो इस चर्चा में नाम छूट गया और लगातार हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं, चूंकि लड़ाई लालू प्रसाद यादव और उनके बनाए गए समीकरण के खिलाफ है एनडीए की, तो नित्यानंद राय तो उसी समीकरण में फिट बैठते हैं। जी, मेरे जहन में भी यही बात आ रही थी और मैं उसका जिक्र करने वाला ही था। आपने नाम ले लिया। देखिए, 2020 के बाद से आप देखिए कि बीजेपी ने 2 नेताओं पे स्टेक लगाया। पहले नित्यानंद राय पे उन्होंने स्टेक लगाया। सबसे बड़ी जो पिछड़ों के जमात में सबसे बड़ी जो जाति है, उस जाति से नेता उन्होंने नित्यानंद राय को लाया। शायद बीजेपी को एहसास हो गया जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर केंद्र में भी उनको केंद्रीय राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री, उनको अमित शाह ने अपने साथ रखा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पे। लेकिन बीजेपी को ये एहसास हो गया बहुत जल्दी कि लालू प्रसाद के रहते
उनके जाति वर्ग में सेंध नहीं लगा सकते हैं। तो फिर बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया जो नीतीश कुमार का लव कुश है। नीतीश कुमार की विरासत किसके पास आएगी, तो बीजेपी ने यह प्रयोग किया था कि नीतीश कुमार की सेहत खराब हो रही है तो नीतीश कुमार को अपने साथ लाया जाए और धीरे धीरे उस वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। इसी मुहिम के तहत जो है जब वो अपोजिशन में बीजेपी थी तो सम्राट चौधरी को जो है विधानमंडल दल का नेता बनाया गया और उनको टास्क बीजेपी ने दिया कि आप नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का हेड ऑन कीजिए, फेस कीजिए। टास्क मास्टर के टास्क को सम्राट चौधरी ने, मैं मानता हूं कि बखूबी निभाया। उन्होंने पगड़ी बांधी और जिस तरीके से सम्राट मॉडल की चर्चा बिहार में होने लगी और वो जब सदन में लगातार जो है लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का जिस मुखरता से विरोध करना शुरू किए उसके बाद ही उनको डिप्टी सीएम का पद भी मिला। तो लगता है कि जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है, सामाजिक विरासत जो है, जातीय आधारों का, जातीय समीकरणों का जो विरासत है जिस पे बीजेपी की नजर है नीतीश कुमार के विरासत पे, उसमें उसने नीतीश कुमार की ही रणनीति में घुसना पसंद किया है कि जो लव कुश है पहले उसको संभाले। और ईबीसी का जहां तक सवाल है, महादलित या दलित का सवाल है, अब तो दलित ही है, उसमें भी स्टेक दिया जा रहा है, संगठन में महत्वपूर्ण पद दिए जा रहे हैं, केंद्र में मंत्री बनाए जा रहे हैं, सांसद भी उतारे जा रहे हैं, विधायक बनाए जा रहे हैं, मंत्री परिषद में भी आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में ईबीसी के लोग दिखाई देंगे, दलित वर्ग से लोग दिखाई देंगे। अगर बीजेपी को दलित वर्ग में भी देखिए कि 19% या 20% की आबादी है, दलित वर्ग की वोट चंक है, उसमें दो बड़े जो नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी 3%, 4% के जो नेता हैं, और चाहे चिराग पासवान है, अभी भी बीजेपी आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है, इन्हीं दो नेताओं के भरोसे है। और जहां तक रविदास समाज की बात है तो रविदास समाज में कहीं न कहीं बीजेपी की जमीन खिसकी है। लोकसभा चुनाव में आपको नतीजा दिखा, राष्ट्रीय स्तर पे जो है अगर दलित समाज का समर्थन मिलता और खासतौर पर दिवाकर जी थोड़ा सा छोटा मेरे पास 240 सीटें नहीं होती। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चंक है, लेकिन मैं सबसे जरा दो नाम ले लूं क्योंकि बहुत नामों पर चर्चा हो गई। रमाकांत जी जल्दी से 2 नाम दीजिएगा अपने, क्योंकि मेरे पास अब 40 सेकंड से भी कम समय बचा है। मेरे हिसाब से सम्राट चौधरी और दूसरा नाम वैश्य जाति से चाहे संजीव चौरसिया हो या राजेंद्र गुप्ता। अरुण जी 2 नाम दीजिएगा। कहेंगे जिसका नाम 90% से अधिक ही है तो एक ही नाम पर स्टिक कीजिए। ऐसे 12 नाम की अब चर्चा करेंगे, कोई हो जाएगा तो वैसा नहीं। ठीक है, सम्राट चौधरी और सिर्फ सम्राट चौधरी। अच्छा ठीक है। सरोज जी 2 नाम। देखिए 2 नाम में तो एक सम्राट चौधरी हैं ही, नो डाउट उनका नाम सबसे आगे है। हमको लगता है फिर किसी एक दलित के नाम पर, देखिए एक रोसड़ा के विधायक हैं वीरेंद्र पासवान, उनकी भी 2 बार अमित शाह से इधर मुलाकात हुई है, पुराने लोग हैं। तो एक दलित, चूंकि सर मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, आपके दोनों नाम आ गए। जी के लाल जी 2 नाम प्लीज। मेरा है कि फ्रंट रनर सम्राट चौधरी हैं तो सम्राट चौधरी पहला नाम होगा। ईबीसी के नाम पर संजीव चौरसिया। बन बिहारी जी 2 नाम आपके। सम्राट चौधरी और जनक राम। दिवाकर तिवारी जी अब आप अपने 2 नाम बताइएगा और दूसरा नाम किस वजह से। देखिए पहला नाम तो सम्राट चौधरी और रेस में सबसे आगे हैं, उन पर तो कोई इफ बट नहीं है जिस तरीके से सूत्रों से खबर मिल रही है। और दूसरा नाम अगर हो सकता है तो नित्यानंद राय हैं। नित्यानंद राय ठीक, अभी आपने उसको एक्सप्लेन किया, चूंकि मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। एक बार देखते हैं कि सेंधमारी होती है नहीं। इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कौन बनेगा बिहार का सम्राट, इस पर सब मंथन कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। बस इंतजार बस थोड़ा सा करना पड़ेगा।